हेलो। PGDCA फर्स्ट सेम VB.NET PGDCA फर्स्ट सेम के .NET का जो क्वेश्चन है, .NET फ्रेमवर्क क्या है पहले समझा चुके हैं, है ना। और अब जो है क्वेश्चन आ रहा है CLR। CLR का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR, ये CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये एक समय में CLR का मतलब एक समय में सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करने का काम करता है CLR। मतलब एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अपन इसमें हम देखें तो एग्ज़ाम्पल यही रहेगा कि CLR जो है ये साइकिल भी चला लेता है, 2 व्हीलर भी चला लेता है, 4 व्हीलर भी चला लेता है, एरोप्लेन भी चला लेता है, ट्रेन भी चला लेता है। मतलब सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करने का काम CLR करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये C++ को भी सपोर्ट करता है, C# को भी करता है, जावा को भी करता है, PHP को भी करता है, ASP को भी करता है। उच्च स्तरीय लैंग्वेज, निम्न स्तरीय लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करने का काम CLR का होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये कंपोनेंट में इसमें ये कोई मना नहीं करता है, मतलब एरर वगैरह नहीं देता है। CLR जो होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CLR को समझाइए, ठीक है ना। तो ये इसमें लिख रखा है जैसे ASP.NET वेब डिज़ाइनिंग और CLR का कोड, C# VB कोड, है ना, जावा, C# कंपाइलर, VB कंपाइलर, ये कंपाइलर, फिर CIL कोड और फिर CLR। अब इसके जो फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसमें बहुत बड़ी एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिए कोड की मात्रा को कम कर दिया गया है। जो फ्रेमवर्क जो है .NET फ्रेमवर्क जो है, इसमें कोडिंग ऑटोमेटिक जनरेट भी होती है, जो कोडिंग होती है वो ऑटोमेटिक भी जनरेट होती है। फिर ASP.NET और HTML का प्रयोग करके हम डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर यह लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क होता है, अर्थात आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है, डिप्लॉयमेंट, है ना। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इसको हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना, डिप्लॉयमेंट करना बहुत आसान होता है। इसमें कैचिंग बहुत ही रोबस्ट है, ये आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये .NET फ्रेमवर्क का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फ्रेमवर्क यानी आप सारी चीज़ें जो अपन एक फ्रेम में डिज़ाइन करते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य है कि कंप्यूटर्स का लास्ट पार्ट आप पढ़ रहे हो। कंप्यूटर में इससे आगे और ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होती है इसी सॉफ्टवेयर, इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। माइक्रोसॉफ्ट .NET विजुअल स्टूडियो में ही सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होती है वो .NET फ्रेमवर्क में ही होती है, विजुअल स्टूडियो में ही होती है, इसमें ही की जाती है। इसमें सब लैंग्वेज दे रखी है, ADA, कोबोल, फोर्ट्रॉन, जावास्क्रिप्ट, पास्कल, PHP, जिसमें अपने अभी जो मोबाइल के ऐप होते हैं, पाइथन, RPG, स्मॉलटार्क, ये सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है, सभी लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है। ये किसी की मना ही नहीं करता है। तो CLR को आप और इसको देखना है आप लोगों को कि CLR इस तरीके से कार्य करेगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक समय में एक से ज़्यादा लैंग्वेजों को अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें सपोर्ट करना। फिर इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले एक बार बता ही दिया था
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये VB.NET। ये जो है सभी एप्लीकेशन इसमें डेवलप की जाती है। फिर है VB.NET में डाटा टाइप। VB.NET में डाटा टाइप, प्रयुक्त होने वाला डाटा टाइप। डाटा टाइप यानी जो अपन डाटा इनपुट करते हैं, जैसे एक्सेल में भी मैंने आप लोगों को बताया था जब कोचिंग सेंटर स्टार्ट था तब, कि जिस में हम लिखते हैं, जैसे हमको नाम लिखना है तो कैरेक्टर डाटा टाइप आएगा, संख्या लिखनी तो न्यूमेरिक डाटा टाइप आएगा, और डेट ऑफ बर्थ लिखना तो डेट ऑफ बर्थ डाटा टाइप आएगा। यदि हमें अमाउंट लिखना है, पैसे लिखना है तो करेंसी डाटा टाइप आएगा। तो ये डाटा का टाइप डाटा टाइप कहलाता है। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप क्या होता है। वेरिएबल जो होता है यूज़र डिफाइन वेरिएबल होता है एक, तो है ना। वेरिएबल जिसे संख्या मानते हैं अपन कोई भी मैथ्स में, माना कि x और y है ना, तो वो जो मानते हैं अपन, माना कि x और y, वो वेरिएबल कहलाते हैं। वो हमने एंटिटी रखा है, उसका मान जो रहता है 0 रहता है, जो वो एंटिटी रहता है। अब उसके आगे ये इंटीजर है, ये वेरिएबल है, ये माना कि a और b एज इंटीजर, ये दोनों संख्या वाले वेरिएबल है, ये मान लेते हैं। तो ये वेरिएबल कहलाते हैं और ये डाटा टाइप कहलाता है। ये डाटा टाइप हमने शो किया यहाँ पर, ठीक है। तो डाटा टाइप है, इसके जो डाटा टाइप है बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, करेंसी है, सिंगल है, डबल है। डबल मतलब डेसिमल की संख्या आएगी, है ना, जैसे 55.00 तो डबल में वो आएगी। बुलियन है, डेट का डेट है, स्ट्रिंग में मतलब सभी आ जाएगा, कैरेक्टर भी आ जाएगा, न्यूमेरिक भी आ जाएगी, वो स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट में कोई भी पिक्चर वगैरह ऑब्जेक्ट, वेरिएंट है। तो ये डाटा टाइप आपको एक बार पढ़ लेना है कि ये इंटीजर में क्या होगी, संख्या आएगी, फिर डबल में क्या आएगी, दशमलव वाली संख्या भी आएगी। बुलियन में परिवर्तनांक में 2 मान होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाँ, तो ये डाटा टाइप आप लोगों को कंप्लीट करना है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है डाटा टाइप का, वेरी आईएमपी। एक्सेल में आ जाए, एमएस एक्सेस में आ जाए या .NET में आ जाए, तीनों में डाटा टाइप का क्वेश्चंस एक ना एक सब्जेक्ट में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि VB.NET के डाटा टाइप एक्सेल में पूछ लेता है और एक्सेल का डाटा टाइप VB.NET में पूछ लेगा या फिर एक्सेस का डाटा टाइप एक्सेल में पूछ लेगा। तो डाटा टाइप केवल 2 या 3 बदलेंगे, बाकी सेम रहेंगे, उनका नाम वो चेंज हो जाता है। जैसे एक्सेल में हम उसको न्यूमेरिक बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीजर बोलते हैं .NET में उसी डाटा टाइप को, ठीक है ना। अब बात आ रही है ऑब्जेक्ट और क्लास किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लास, ऑब्जेक्ट तो एक एंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होता है, क्लास को एग्जीक्यूट करता है और उसमें उपलब्ध मेथड को यूज़ कर डाटा को प्रोसेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर यह मेमोरी वेरिएबल की तरह स्पेस लेता है। ऑब्जेक्ट जैसे अपनों ने ए माना था, तो वो एक ऑब्जेक्ट है और एक एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एंटिटी होता है, और वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का वेरिएबल होता है। जो भी क्लास है, जैसे पब्लिक क्लास, उस क्लास का वेरिएबल होता है जो क्लास को एग्जीक्यूट करता है और उसमें उपलब्ध मेथड को यूज़ कर डाटा को प्रोसेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने पर यह मेमोरी में वेरिएबल की तरह स्पेस होता है। जैसे किसी क्लास में
एक अपन एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझे कि 10th की क्लास पढ़ रहे हैं अपन, तो एक 10th की क्लास में जो टीचर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लास है ही, 10th क्लास है, टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सारी क्लास को हैंडल करेगा, सारी क्लास को वो ऑब्जेक्ट हैंडल करेगा, पढ़ाएगा। अब कभी कभी क्या हो जाता है, क्लास में शोर शराबा भी हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट फेल हुआ, इसका मतलब ये सीधा सा इसका एग्ज़ाम्पल है। ऑब्जेक्ट फेल हो गया, ऑब्जेक्ट में एरर आ गया, मतलब टीचर में कुछ ना कुछ कमी है। अगले ये क्लास किसको कहेंगे, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है, डाटा का और कोड को कंटेन करता है, ऑब्जेक्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। क्लास एक स्ट्रक्चर है जो ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करता है। क्लास को क्रिएट करने के बाद कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्लास एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। मतलब एक क्लास में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब 2 या 3 टीचर आकर पढ़ा भी सकते हैं एक क्लास में, और ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। मतलब जो क्लास जो होता है वो यूज़र डिफाइंड होता है। जैसे प्राइवेट पब्लिक क्लास, आप उसमें देखना प्राइवेट पब्लिक क्लास लिखा हुआ रहता है जब भी अपन कोडिंग करते हैं। आज अभी मैं दिन में एक और वीडियो डाल दूँगा, एक और इसका प्रोग्राम बना के डालूँगा, उसमें और अच्छी तरीके से समझा दूँगा उसको, है ना। और फिर ये इनहेरिटेंस जो है ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ये इनहेरिटेंस भी उसी में आपको समझा दूँगा। इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग क्या होता है, ये दोनों भी उसी में आप लोगों को समझा दूँगा। अभी आपको ऑब्जेक्ट और क्लास समझना है। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो टीचर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और क्लास जो है क्लास ही होती है, समझ रहे हो ना। क्लास ही होती है, जैसे 10th क्लास, 9th क्लास, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन यूँ रियल में आप उसको उस तरीके से समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रोग्राम समझोगे नहीं तब तक ये क्लास भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अपलोड होने में समस्या नहीं आए, इसलिए मैं अभी 12 या 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दिन में इसका पूरा वीडियो, एक प्रोग्राम का पूरा वीडियो, और जो प्रोग्राम में टाइप करता हूँ, बनाता हूँ, तो इसमें यूट्यूब में आपको स्टॉप करके वीडियो को और वो प्रोग्राम उतारना है। कॉफ़ी में उतारने से ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको फटाक से आपकी कोडिंग वगैरह याद आ जाएगी। ठीक है।